Hello students, welcome to the series on class 10 physics. So now we are going to discuss the chapter sources of energy and this is first part of it. So let us start. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. तो फर्स्ट है व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसीज एंड हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस. तो ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. कोई भी सिस्टम चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो उसे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. जैसे हम अगर भागते हैं या बच्चे खेलते हैं या हम साइकिलिंग करते हैं तो इन सब के अंदर हमें मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. मशीन्स जो हैं उन्हें भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. जैसे कि बल्ब ग्लो करता है, फैन चलता है या हम कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते हैं तो इन सब के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है. तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई काम होगा तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से अलग-अलग काम हैं जिनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले है फॉर मेकिंग फूड, जो हम रोज़ देखते हैं हमारे घरों में, हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए. फिर है फॉर लाइटिंग, घर में जो हम लाइटिंग करते हैं वैसे भी कहीं भी लाइटिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. देन फॉर ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट में हमारे जो व्हीकल्स हैं, कार है, स्कूटर है, बसेस हैं, तो उन सब के लिए हमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है. ट्रेन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है और मशीन्स को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में या एग्रीकल्चरल वर्क में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से आती है? दिस इज़ सप्लाइड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का काम करें. जैसे अगर हमें लाइटिंग करनी है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए. अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन है तो उसमें इलेक्ट्रिकल भी चाहिए या हमें पेट्रोल डीजल भी चाहिए होता है. तो अलग अलग काम पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की एनर्जी चाहिए. तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. तो उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी. कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं पर कुछ अच्छे नहीं होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है. तो सबसे पहले ये है कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, तभी हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे. नेक्स्ट इज दैट इट शुड बी एबल टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे क्या होता है कि कुछ घरों में अगर मेंबर्स कम है तो एक एलपीजी सिलेंडर 2 महीने चलता है या कुछ घरों में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो एक एलपीजी सिलेंडर 1 महीने चलता है. लेकिन यदि हम सोचें कि हम खाना वुड को यूज़ करके या कोल को यूज़ करके बनाएँगे तो हमें बहुत सारी वुड या कोल चाहिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए. जबकि जो एलपीजी है वो बहुत कम क्वांटिटी में ही हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती है. नेक्स्ट इज़ इट शुड बी चीप. डेफ़िनिटली ये सबका कंसर्न होता है कि चीज़ हमें सस्ती मिले, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. देन इट शुड बी ईज़ी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. अब उसको अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या हमें उसे इकट्ठा करना है, स्टोर करना है तो वो भी ईज़ी होना चाहिए. तो जैसे हमने अभी देखा था एलपीजी सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है, लेकिन यदि हम 1 महीने का कोल स्टोर करेंगे तो हमें उसके लिए एक सेपरेट रूम चाहिए. तो डेफ़िनिटली इट शुड बी ईज़ी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सेफ टू हैंडल एंड यूज़ भी होना चाहिए. सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड यूज़. देन इट शुड नॉट कॉज़ एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. पॉल्यूशन हमारा प्राइम कंसर्न है, पॉल्यूशन से सब लोग बहुत परेशान हैं. तो हम ऐसा फ्यूल ही पसंद करेंगे जिससे हमारी एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन कम हो. जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी अलग-अलग क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी.
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि नेचर में बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको हम क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते एक बार ये खत्म हो जाए, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये होते हैं जो कि नेचर के अंदर कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते, जैसे कि बायोमास एनर्जी है। बायोमास एनर्जी का मतलब है जो प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट से जो तैयार किया जाता है। सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी भी इनएग्जॉस्टिबल है। और सी एनर्जी है, एनर्जी और सी टाइडल वेव से होती है, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो ये भी इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से यूज किए जा रहे हैं और नॉर्मली ये फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि कुछ समय से यूज किए जा रहे हैं, फ्यू डेकेड्स अगो दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या बायोमास। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इको फ्रेंडली होते हैं, क्लीन होते हैं। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मोस्टली जो होते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि बहुत वाइडली यूज किए गए हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और नॉर्मली ये है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है क्वांटिटी में और इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में। तो यदि ये खत्म हो जाते हैं तब भी इनको फिर से इतने साल लगेंगे दोबारा से बनने में। अब हम फॉसिल फ्यूल्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। फॉसिल फ्यूल नेचुरल फ्यूल है जो डीप अंडर द अर्थ, बहुत गहराई में जमीन के अंदर जाके बने हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये फ्यूल हम घरों में भी यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर भी ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है पावर प्लांट्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल बने कैसे। तो देखिए बहुत सालों पहले, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनके डेड रिमेन्स या फिर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो सी के अंदर ऑर्गेनिजम्स थे, उनके जो डेड रिमेन्स थे वो ओशन में, लेक्स में और स्वैम्प्स, स्वैम्प्स का मतलब जो मार्शी एरियाज होते हैं, कीचड़ वाले, दलदल वाले, वहां पर जाके ये दब गए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो डेड रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के, ये मिक्स हो गए मड, सैंड और बाकी सेडिमेंट्स के साथ। और यहाँ पर एयर की सप्लाई नहीं थी तो इन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से इनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और ये जो बरीड रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के, ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब इसमें जो बड़े प्लांट्स थे वो तो बन गए कोल और जो छोटे प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनसे बना पेट्रोलियम। अब हम थोड़ा कोल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कोल क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसमें थोड़ा नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड होते हैं। तो ये आपने कोल देखा होगा, ये कोल की फिगर है। तो अब हम कोल के कुछ यूजेस देख लेते हैं। कोल होम्स में और इंडस्ट्रीज में हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है और ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये कोक बनाने में भी काम आता है। कोक वो नहीं है जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोक एक केमिकल होता है जिसको हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, तो वो भी कोल से बनाया जाता है। कोक, कोल को कोल गैस, पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। और अब एडवांटेजेस ऑफ कोल देख लेते हैं।
कोल जो है वो अबंडेंस में है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जहाँ पर भी कोल के रिजर्व्स हैं, और ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा है कि ये एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज़ थोड़ा सस्ता होता है और इसकी हाई एनर्जी आउटपुट होती है। अब हम पेट्रोलियम को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं डिटेल में। तो पेट्रोलियम एक डार्क कलर्ड विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस मतलब चिपचिपा, और इसकी फाउल स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है। ये आपने देखा होगा जब पेट्रोल आप अपने कार वगैरह में, स्कूटर वगैरह में फिल कराते होंगे, तो उसकी स्मेल बहुत खराब होती है। तो पेट्रोलियम बना कैसे? पेट्रोलियम 2 वर्ड से बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। दे आर मिक्स्ड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। पेट्रोलियम जो है वो ड्रिलिंग से मिलता है। जहाँ पर भी पेट्रोलियम के रिजर्व्स पहले ढूंढे जाते हैं, कहाँ पर हैं, स्टडी किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है। तो वहाँ से फिर अर्थ के जो क्रस्ट है उसको ड्रिल करके वहाँ पर ऑयल वेल्स मिलते हैं, जहाँ से कि पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब जो पेट्रोलियम है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को यूज़ किया जाता है एज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल, जो एलपीजी के अंदर होता है। फिर इसको हम अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पेट्रोल भी मिलता है पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसको एज़ अ फ्यूल यूज़ किया जाता है लाइट व्हीकल्स लाइक कार्स, स्कूटर्स एंड बाइक्स। डीज़ल भी हमें पेट्रोल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, और ये हैवी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है एज़ अ फ्यूल, जैसे कि बसेस हैं, ट्रक्स हैं या रेलवे इंजन्स हैं। नेक्स्ट इज़ केरोसिन। केरोसिन भी हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, और इसको लैंप्स को लाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टोव्स में यूज़ किया जाता है। फ्यूल ऑयल भी हमें मिलता है जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बॉयलर्स को हीट करने के लिए और फर्नेसेस में। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। अब हम नेचुरल गैस को देखते हैं। तो नेचुरल गैस ज़मीन के अंदर ही बनती है, क्योंकि ये एक फॉसिल फ्यूल है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर व्हिच इज़ लाइंग अंडर वाटर। तो पानी के अंदर मार्शी एरियाज़ में जो भी वेजिटेबल रह जाती हैं, मतलब डिकम्पोज़ होती हैं, तो उनसे ये बनता है। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस के यूजेस क्या हैं। ये एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों में यूज़ होता है, घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। और ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो सीएनजी है, जो हम आजकल देखते हैं कि कारों में फिल कराते हैं या बसेस में फिल कराते हैं सीएनजी, दिस इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस है वो एक कंप्लीट फ्यूल है अपने आप में, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं घर में भी और इंडस्ट्रीज़ में, इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। और इसमें क्या होता है कि जब ये बर्न करती है तो ये स्मोकलेस फ्लेम देती है। तो इसकी वजह से कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता। जब ये बर्न करती है तो पॉइज़नस गैस भी नहीं प्रोड्यूस होती। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हम सीधा जो गैस वेल्स होते हैं वहाँ से घरों में और फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन्स। इनके लिए अलग से कुछ ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली गैस वेल से इन्हें घरों में या फैक्ट्रियों में भेजा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन्स। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न करने की वजह से कुछ हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये रिलीज होते हैं, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। तो नेचुरल गैस में तो ये रिलीज नहीं होते, बट अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि देयर इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जो हम आजकल चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए क्या है कि ये एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा से इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो इस ये एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली।
देन नेक्स्ट इज़ कि इसकी वजह से हेल्थ हज़ार्ड्स भी है, क्योंकि जहाँ पर कोल माइन्स होती हैं, कोल माइनिंग की जाती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वहाँ पर जो रेगुलरली काम कर रहे होते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको। इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, क्योंकि जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो लैंडस्केप्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो देखिए, हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की क्या ज़रूरत है, अलग-अलग सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, और फिर हमने डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो कन्वेंशनल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी है उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।